हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेटिक स्टडी क्रिएटिंग द वेज ऑफ क्रैकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दी थी किसके बारे में। मैंने आपको बता दिया था एलिमेंट के बारे में, मैंने आपको बता दिया था मॉलिक्यूल के बारे में, और मैंने आपको कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो वापस आते हैं किस पर, एलिमेंट पर। मैंने आपको एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी। एलिमेंट्स के बाद हम जिसका देखेंगे वो देखेंगे एटम का। एटम किस चीज का बना हुआ होता है, क्लियर, ये चीज हमें देखना है यहाँ पर किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो एटम किस चीज का बना हुआ है, इस पर बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, बहुत सारे मॉडल्स हमारे पास हैं। तो वन बाय वन हम उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर डाल्टन। बिफोर डाल्टन, डाल्टन से पहले एटम के बारे में क्या कितनी इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद हम देखेंगे डाल्टन, यानी कि डाल्टन, जॉन डाल्टन ने क्या कहा था एटम के बारे में, कौन सी इंफॉर्मेशन हमें दी थी। उसके बाद थॉमसन आया था, फिर हम थॉमसन्स मॉडल देखेंगे। उसके बाद रादरफोर्ड आया था, रादरफोर्ड्स मॉडल देखेंगे। उसके बाद क्या नाम है उसका, बोहर आया था, नील्स बोहर आया था, उसका मॉडल बोहर के बाद देखेंगे जो हमारे पास है श्रोडिंजर्स मॉडल। क्लियर, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में भी मिलेंगी। क्लियर, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन श्रोडिंजर्स मॉडल के बारे में। तो ये इतने सारे मॉडल्स हमारे पास हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉडल है वो है रादरफोर्ड्स मॉडल और बोहरस मॉडल, जो एसएसबी के किसी भी एग्जाम में आएंगी। अब अगर आप कहोगे कि क्या +2 लेवल जो हमारे पास है क्लास 4th पोस्ट्स के लिए, आप डाल्टन और थॉमसन और रादरफोर्ड ये तीन आप ज्यादा पढ़ोगे, और अगर आप +3 लेवल के लिए जा रहे हो तो थॉमसन, रादरफोर्ड, बोहर, ये तीन आप याद रखिए। श्रोडिंजर आपको किसी में भी नहीं आएगा। क्लियर, फिर भी थोड़े से 1-2 पॉइंट्स इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, श्रोडिंजर्स वेव मॉडल के बारे में। क्लियर, तो वापस आते हैं किस पर, बिफोर डाल्टन पर। 400 BC, अराउंड 400 BC में ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे, एक का नाम था ल्यूकिपस और दूसरे का नाम था डेमोक्रिटस, इन्होंने प्रपोज किया कंसेप्ट ऑफ एटम। इन्होंने सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ एटम को बता दिया। क्या बता दिया था इन्होंने, दैट एवरी ऑब्जेक्ट, जो भी कोई चीज हो, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे यानी कि तोड़ेंगे, और अल्टीमेटली हम कहां पहुंचेंगे, एटम पर। क्लियर, और विच वुड नॉट बी फर्दर डिविजिबल, उसको आप लास्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि तोड़ नहीं सकते। अगर आपके पास कोई चीज है, इसको आप तोड़ोगे तो वहां तक कहां तक तोड़ सकते हो, एक पॉइंट आएगा, उसके बाद आप उसको तोड़ नहीं सकते, और उस पॉइंट का नाम है एटम। क्लियर, और उसके बाद आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये किसका कंसेप्ट था, ग्रीक फिलोसोफर्स या इंडियन फिलोसोफर्स जो काफी पहले 400 BC में के अराउंड में आए थे, तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था किसके बारे में, एटम के बारे में। इसके बाद 1808 में एक ब्रिटिश स्कूल टीचर आया जिसका नाम था जॉन डाल्टन। उसने पब्लिश की एक थ्योरी, और उस थ्योरी का नाम क्या, अबाउट एटम्स, और ये एक्सपेरिमेंट्स के बेस्ड था, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड था, और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेस्ड था। और वो थ्योरी क्या थी, उसके पोस्टुलेट्स क्या थे, वहां से हमें क्या मिला, उस थ्योरी को समझ के हमें क्या मिला, और उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, वो सभी मैं यहां पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। वन बाय वन देखेंगे, पहले पोस्टुलेट देखेंगे, और साइड में मैं आपको यहां पर उसका ड्रॉबैक भी दिखाऊंगा। क्लियर, ताकि ये दोनों एक ही साथ में क्लियर हो जाए। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, वो ये था कि ऑल मैटर कंसिस्ट्स ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। हर कोई मैटर जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स का बना हुआ है, और वो उनका नाम क्या है, एटम्स। लेकिन ये जो इसने पोस्टुलेट बताया था ये गलत पोस्टुलेट था। तो एक्चुअल में देखा गया कि एटम्स जो है वो डिविजिबल है, और वो किसके बने हुए हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने हुए। तो ये इसका ड्रॉबैक बना, ये बना पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट कभी कभी ऐसा था, ऑल मैटर कंसिस्ट्स ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ये किसका पोस्टुलेट है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है इस पर। क्लियर, नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ जाते हैं। दूसरा पोस्टुलेट क्या था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और सिमिलर इन शेप एंड मास बट डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल है सोडियम, ये हमारे पास सोडियम एलिमेंट है, इसके जो एटम्स हैं वो सेम है,
सिमिलर हैं, इसके जो एटम्स हैं वो सिमिलर हैं। ये कितने एटम्स का बना है, सब के सब सिमिलर हैं और सबका मास सेम है, शेप भी सेम है। लेकिन अगर दूसरे एटम के साथ, जैसे कि मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन का जो एटम है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इसके एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं होते, ये डिफरेंट होते हैं। क्लियर? ये दूसरा पोस्टुलेट था किसका? जॉन डाल्टन का, या डाल्टन एटॉमिक मॉडल का। लेकिन क्या ये सही है? तो एक्चुअल में ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहां पर आप इसको, जॉन डाल्टन को आइसोटोप्स का कंसेप्ट नहीं था। आइसोटोप्स का कंसेप्ट नहीं होने का क्या मतलब है? एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स वेरी इन देयर मासेस एंड डेंसिटीज, यानी कि एक ही एटम के, ये हम बाद में पढ़ेंगे एक अच्छी तरीके से। आइसोटोप्स अलग कंसेप्ट देंगे हम इसका, फिलहाल इतना समझो कि सोडियम के जो एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स का बना हुआ है। चलो मान लेते हैं सोडियम 4 एटम्स का बना हुआ है, फिलहाल मान लेते हैं 4 एटम्स का बना हुआ होता है। अब इन 4 में से 4 के 4 सेम नहीं है, अलग अलग हैं, अलग अलग है। अब उन्हीं क्वांटिटीज को आइसोटोप्स कहते हैं, सोडियम के आइसोटोप्स कहेंगे हम उनको। फिर अगर इसके एटम्स 4 एटम्स है, उनका मास, उनकी डेंसिटी डिफरेंट है एज कंपेयर अदर 4 एटम्स या अदर 2 एटम्स। क्लियर? या अदर सोडियम एटम या अदर सोडियम एलिमेंट, दूसरा भी सोडियम एलिमेंट ही है, ये भी सोडियम एलिमेंट है, ये भी सोडियम एलिमेंट है, इसके एटम्स और इसके एटम्स डिफरेंट है, तो इनको आइसोटोप्स कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर इनको आइसोटोप्स का कंसेप्ट नहीं था, किसके पास? जॉन डाल्टन के पास। नेक्स्ट थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पोस्टुलेट था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन विथ ईच अदर इन ए फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशो। यहां पर देखिए, इन ए फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशो टू फॉर्म ए कंपाउंड, यानी कि अगर आप डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, वो किस तरह से होते हैं कि सच दैट उनका रेशो जो होता है वो होल नंबर होता है। इस तरह से ये मिक्स होते हैं, फिर कंपाउंड बनाते हैं। तो ये एक इसका पोस्टुलेट था, डाल्टन का पोस्टुलेट। लेकिन बाद में क्या देखा गया कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें ये सब चीजें नहीं देखी गई, यानी कि ये पोस्टुलेट उनमें फेल हो रहा है। जैसे कि शुगर है C12H22O11, अब 2 एलिमेंट्स का अगर आप रेशो लोगे तो ये होल नंबर नहीं मिलेगा। होल नंबर आपको पता होना चाहिए, होल नंबर क्या है। क्लियर? उसके बाद ये अंडरस्टैंड हो जाएगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशो टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। ये तो किसी हद तक सही था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स जो है वो कंबाइन हो सकते हैं एक या ज्यादा, मोर देन 1 रेशो, एक या ज्यादा से रेशो, टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, ताकि 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स को बना सके। क्लियर? नेक्स्ट पोस्टुलेट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 जो पोस्टुलेट्स हैं वो ये हैं, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। हम एटम्स को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। द एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर जो है, जो किस में पार्ट, जिसका दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो आप खुद पार्ट लेता है, खुद हिस्सा लेता है, खुद रोल अपनाता है, तो वो कौन सा है? वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसका नाम है एटम। अब इसमें 2 ड्रॉबैक्स भी हैं। आइसोबार्स का कंसेप्ट नहीं दिया, आइसोबार्स का कंसेप्ट नहीं दिया। फेल्स टू एक्सप्लेन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आप लोगों ने सुना होगा, एलोट्रोपीज ऑफ कार्बन, उसका कंसेप्ट भी इसने, यानी कि उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सका। कौन? जॉन डाल्टन। क्लियर? तो अब इसमें हमें क्या मिला, यानी कि ये मॉडल पढ़ के हमें क्या मिलेगा, यानी कि इससे हमें क्या मिला वो देखते हैं। क्लियर? उसके बाद सम अप, यानी कि हम इसको सम अप करते हैं। किस चीज को सम अप करते हैं? डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल को सम अप करते हैं। अब देखो जो मैंने यहां पर लिखा है ये चीज हमें समझना है, क्योंकि यही चीजें जो हैं आगे जाके यूज होंगी। मीन्स इसमें जो हमें मिला एटॉमिक, जो मैंने भी कहा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसमें जो हमें मिला वो क्या मिला? वो ये चीजें मिली। फर्स्ट, इसने क्या क्या एक्सप्लेन किया, सक्सेसफुली क्या क्या एक्सप्लेन किया। फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी, जो मैंने एक पोस्टुलेट अभी बताया था लास्ट वाली 2 में कि atoms cannot be created or destroyed, we cannot create or destroy atoms, that is the base of law of conservation of energy.
एक और चीज इसने बता दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब ये कांस्टेंट कंपोजिशन का क्या मतलब है? हर कोई मॉलिक्यूल जो है वो सेम रेशो में मिलकर एक कंपाउंड बना देता है, या हर कोई एटम जो है वो अगर इसको मॉलिक्यूल बनाए तो वो सेम रेशो में बनाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही जा रहा हूँ, वाटर है हमारे पास, H2O हम लिखते हैं, तो ये हमारे पास है मॉलिक्यूल, किसका? वाटर मॉलिक्यूल। अब अगर वाटर मॉलिक्यूल बनाना है तो हमेशा क्या किस तरह से बन जाएगा? 2H2 टाइम्स, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम मिलकर ही वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। कोई कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, यानी कि 3 वाटर हाइड्रोजन और एक वाटर ऑक्सीजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे। क्लियर? इसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसी तरह लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजिशन या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन भी इसको बोलते हैं, प्रपोजिशन भी बोलते हैं या प्रपोर्शन भी बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि मल्टीपल प्रपोर्शन भी पॉसिबल है। जैसे मैंने अभी कहा हमारे पास H2O है, इसमें क्या होते हैं? 2 H एटम्स और 1 O एटम मिक्स होके हमें वाटर मॉलिक्यूल देते हैं। अब क्या ये हमेशा इसी तरह मिक्स होंगे? नहीं, हमेशा ऐसे ही मिक्स नहीं होंगे। अगर इनको वाटर मॉलिक्यूल बनाए तो इसी तरह हमेशा मिक्स होंगे, लेकिन कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं, जैसे कि H2O2 भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इस तरह से भी ये मिक्स हो सकते हैं। इसको कहते हैं मल्टीपल प्रपोजिशन या मल्टीपल प्रपोर्शन, इसको कहते हैं कांस्टेंट कंपोजिशन। इस तरह से एक मॉलिक्यूल बनाना है, वाटर बनाना है, तो इस तरह से मिक्स होना है। अब हमेशा इस तरह से मिक्स नहीं होंगे, इस तरह से भी मिक्स हो सकते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल बनाएंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो मल्टीपल प्रपोजिशन। क्लियर? तो ये चीज इन्होंने एक्सप्लेन किया। अब डाल्टन जो है फर्स्ट पर्सन था जिसने क्या किया था, एटम और मॉलिक्यूल या कंपाउंड को डिफरेंशिएट किया, डिस्टिंक्ट किया कि ये अलग अलग क्वांटिटीज हैं, अलग अलग पार्टिकल्स हैं। क्लियर? तो ये दो चीजें जो है हमें मिली कहां से? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। अब इसके बाद क्या मिला हमें? अब इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया थॉमसन। क्लियर? जिसको हम कहते हैं जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल मीन्स जोसेफ जॉन थॉमसन मॉडल। क्लियर? जिसने इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कवर किया था। अब उसी को हम देखेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा उसने जो हमें बता दिया उसका जो मॉडल है उसको देखेंगे, उसके बाद पोस्टुलेट्स और लिमिटेशंस को अलग अलग देखेंगे, वहां से हमें क्या मिला वो भी हम देखेंगे। क्लियर? ये मैंने लिखा है जे थॉमसन मॉडल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, उसके बाद हम पोस्टुलेट्स पर आएंगे और लिमिटेशन ड्रॉबैक्स पर भी आएंगे। तो क्या था इसका मॉडल? 1898 में इसने प्रपोज किया। क्या कहा इसने कि एटम जो है ये स्फेरिकल शेप का होता है, इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल होती है, जिसका रेडियस जो होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर, इसको एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम का रेडियस भी होता है। और उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि अगर मैं यहां पर एक स्फीयर बना दूं, तो ये मैंने एक स्फीयर बना दिया। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मीन्स चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से हर कहीं पर सेम अमाउंट ऑफ, हर किसी वॉल्यूम एलिमेंट में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा आपको, हर किसी वॉल्यूम एलिमेंट में। तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या चीज होता है इसका नाम? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसने क्या किया? द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट इन सच ए मैनर एज टू गिव मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। इसी में इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, 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 यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हैं टू गिव मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। तो इस तरह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट होना चाहिए, स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट होता है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। तो इसके नाम कुछ हैं, जे थॉमसन मॉडल भी इसी को बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी इसको बोलते हैं, प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं, रेजिन पडिंग मॉडल भी बोलते हैं। अब इनको इस नाम से क्यों कहा जाता है? अगर आप वाटरमेलन को काटोगे सेंटर से तो उसमें जो सीड्स होते हैं वो इसी तरह चिपके हुए थे, और बाकी जो रेड पोर्शन होता है उसको हम पॉजिटिव चार्ज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और जो उसके सीड्स होते हैं दैट आर दीज इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। अगर आप प्लम पडिंग मॉडल भी बोल सकते हो इसमें, क्लियर, या रीजन पडिंग मॉडल भी बोलते हो इसका, क्लियर, ये भी इसी के साथ कंपैरिजन में आप ले सकते हो। क्लियर? अब इसमें जो मैं क्या कह रहा हूं कि पोस्टुलेट्स देखेंगे हम और उसके लिमिटेशंस भी देखेंगे। तो यहां पर साइड में पोस्टुलेट्स हैं यहां तक, इसके बाद यहाँ पर इसके ड्रॉबैक्स हैं, फेलियर्स हैं,
और कुछ इंफॉर्मेशन थॉमसन के बारे में, नोबेल प्राइज़ किस पर इसने नोबेल प्राइज़ किस चीज़ पर इसने विन किया। और ये भी तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, थॉमसन ही ने। क्लियर। तो पहले आते हैं पोस्टुलेट्स पर, इससे हमें क्या मिला। इसने क्या बोला था कि एटम जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। क्लियर, जो मैंने भी एक्सप्लेन किया आपको। एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब ये जो दूसरा पॉइंट है, इसने क्या कहा था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो कंप्लीट होता है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए एटम एज ए होल जो है वो न्यूट्रल है। ये दो पोस्टुलेट्स इसने कहे थे किसमें, इस मॉडल में, जे थॉमसन मॉडल में। क्लियर। अब ये चीज इसमें इसने फेल किस में हुआ, यानी किसके ड्रॉबैक इसके आते। तो फर्स्ट ड्रॉबैक था फेल टू एक्सप्लेन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग है, उसका जो प्रोसीजर है, उसमें जो स्कैटरिंग एंगल्स बन जाते हैं, वो सब चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इसका जो मॉडल था इसमें कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। क्लियर। इसलिए ये फेल हुआ। फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन करना था, तो वो भी फेल हुआ। किस वजह से वो फेल हुआ? इसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि पॉजिटिव चार्ज किस तरह से होल्ड करता है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को एटम में। क्लियर। फेल टू अकाउंट फॉर पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो कहां पे है, ये इसने नहीं एक्सप्लेन किया। इसलिए ये सभी क्या बन जाते हैं, इसके ड्रॉबैक्स। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब चीजें भी याद रखनी है। तो मैं कह रहा हूं भाई ये तो रखनी ही पड़ेगी। जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स फेल टू अकाउंट फॉर पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, जैसे यहां पर लिखा है फेल टू अकाउंट फॉर द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, तो आपको लिखना पड़ेगा कौन सा मॉडल, जे थॉमसन मॉडल। या इस तरह से भी हो सकता है कि एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, ये कौन सा मॉडल है। तो आपको नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। अब ये चीज इसमें याद रखोगे आप कि 1906 में थॉमसन को अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज, लेकिन कौन से वर्क के लिए, फॉर हिज वर्क ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। क्लियर। तो याद रखोगे, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि थॉमसन, जे थॉमसन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क। नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये जे थॉमसन वाला मॉडल भी होगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस भी होगा, और एक और ऑप्शन भी होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इन चीजों पर, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल, एटॉमिक मॉडल पर इसको नोबेल प्राइज नहीं मिला क्योंकि ये फेल्ड मॉडल था। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, ये डिस्कवरी हुई थी, लेकिन इस पर इसको नोबेल प्राइज मिला नहीं। तो किस पर मिला? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। क्लियर। इस पर इसको नोबेल प्राइज मिला। तो ये था सम अप किसका, जे थॉमसन मॉडल का। फिलहाल के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रदरफोर्ड मॉडल देखेंगे और उसके बाद के मॉडल्स देखेंगे, बोहर्स मॉडल देखेंगे। और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत सारे लेक्चर्स बन जाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर किसी एग्जाम के लिए, क्लास 4th के लिए, पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए भी, हर किसी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखी हैं वो सभी आप अपने कॉपीज़ पे नोट डाउन करोगे, तब जाके ये सब चीज़ें याद रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।